हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं लोअर क्लासेस में पढ़े गए दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन? ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, केवल उसकी अवस्था या भौतिक गुणों में बदलाव होता है। अर्थात कोई परिवर्तन हम देख रहे हैं, यदि उस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ ना बने, सिर्फ और सिर्फ उसकी भौतिक अवस्थाओं में, जैसे ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस से बदल जाए, या उसके भौतिक गुणों में ही बदलाव हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण है कागज का टुकड़ों में बांटना, बर्फ का जल में बदलना आदि। बर्फ पिघलती है, जल में बदल जाता है, जल से वाष्प बन जाते हैं, तो ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब आती है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनके परिणाम स्वरूप नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण होगा और उसके गुण जो उसको बनाने वाले पदार्थ हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण है भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही में बदलना। जब हम इनमें से किसी परिवर्तन को हम यदि ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि इन सब में एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और उसके गुण पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इन परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हमारे चारों ओर जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि कभी भी किसी नए पदार्थ का निर्माण जो होगा वो पदार्थों के बीच आपस में अभिक्रिया से होगा। इसलिए जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो याद रखिएगा उस समय एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण हमें कैसे पता चलता है कि हमारे चारों ओर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही? तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण करने के लिए कुछ मापदंड है। वो कुल 4 मापदंड है। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा या रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस समय पदार्थ की अवस्था में बदलाव आ सकता है। सेकंड है रंग में परिवर्तन। पदार्थ के रंग में बदलाव आ सकता है। इसका मतलब क्या है, यदि वो शुरू में लाल कलर का है, नीला हो सकता है, नीले से लाल हो सकता है, किसी और रंग में बदल सकता है। तापमान में परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहे होते हैं हम, उन उपकरणों के यदि हम करें जैसे बीकर में या परखनली में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो यह उसके तापमान में परिवर्तन होगा। या तो वो बीकर या परखनली गर्म हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी। गर्म होने का मतलब तापमान बढ़ रहा है, ठंडे होने का मतलब तापमान घट रहा है। चौथा पॉइंट है गैस का निकास या उत्सर्जन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ गैसें बुलबुलों के रूप में या धुएं के रूप में बाहर निकलती हैं। इस प्रकार गैस का निकास या गैस का उत्सर्जन भी होता है। ये सभी हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण करने के मापदंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक बोल दें, इसका एक दूसरा नाम अभिक्रमक है और इस इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट वर्ड रिएक्शन से आया है। और दूसरा है उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अभिकारक या अभिक्रमक और उत्पाद, इनकी परिभाषाएं इनके नाम में ही छुपी हैं। अभिकारक मीन अभिक्रिया करने वाले, उत्पाद वर्ड उत्पादन से बना है, उत्पाद मीन नया बनने वाला पदार्थ। तो देखिएगा किसी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, यानी कि जो मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, उन्हें अभिक्रमक या अभिकारक कहा जाता है, जिसे रिएक्टेंट बोलते हैं। इन्हें किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखेंगे उस समय याद रखिएगा एक तीर का निशान होता है बीच में, और तीर के निशान के लेफ्ट साइड बाईं तरफ अभिकारक लिखा जाता है। अब अगली बात आती है उत्पाद। किसी दी हुई रासायनिक अभिक्रिया में नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इन्हें किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। इसका मतलब तीर के निशान के बाईं ओर क्या लिखा जाएगा? अभिकारक, और दाईं ओर क्या लिखा जाएगा? उत्पाद। जैसे ये तीर का निशान आपके सामने देख रहे हैं, लेफ्ट साइड क्या आएंगे? अभिकारक, और राइट साइड क्या आएगा? उत्पाद। इस तरह से अब आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन
या रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के ढंग। कोई भी रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है, उसे प्रदर्शित करने के हमारे पास दो ढंग हैं। सबसे पहला है शब्द समीकरण, दूसरा है हमारे पास रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, और रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। वर्ड समीकरण मीन शब्दों के माध्यम से दर्शाना, रासायनिक समीकरण मीन रासायनिक प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना। अब क्या है शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन, ध्यान से समझेगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और नए बनने वाले पदार्थों को, इन सभी को, जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं या जितने पदार्थ नए बन रहे हैं, उन सभी पदार्थों को उनके नामों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के इस ढंग को शब्द समीकरण कहा जाता है। तो शब्द समीकरण क्या हो गया? कोई रासायनिक अभिक्रिया है, हम उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसे प्रदर्शित करते समय उसमें जितने भी भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक या अभिक्रमक और जितने नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद, उन सभी को उनके नामों के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। अब एक उदाहरण देखिएगा। जैसे हमने एक रासायनिक परिवर्तन लिया, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके एक श्वेत रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब हम इस लाइन को, इस रासायनिक परिवर्तन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम यहां देखते हैं कि यहां अभिक्रिया किन के बीच में हुई। आपने देखा मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया की। तो किसने अभिक्रिया की? मैग्नीशियम रिबन ने। इसका मतलब अभिकारक कौन से होंगे, पदार्थ कौन से होंगे जो भाग ले रहे हैं? पहला मैग्नीशियम रिबन, दूसरा क्या है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। तो अभिकारक या अभिक्रमक कौन से होंगे? पहला होगा मैग्नीशियम रिबन, दूसरा होगा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। इन्होंने आपस में अभिक्रिया करके एक श्वेत रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? नया बनने वाला पदार्थ। तो ये क्या होगा? उत्पाद। तो उत्पाद हमारा कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें लिखनी है इसकी शब्द समीकरण। तो आपको बता रहे हैं कि जब भी कहीं शब्द समीकरण लिखनी हो या रासायनिक समीकरण लिखनी हो, सबसे पहले एक सेंटर में तीर का निशान लगाया जाता है। लगा दिया। अब तीर के निशान के बाईं ओर, यानी कि इस तरफ क्या आएंगे? अभिकारक, और दाईं ओर क्या आएंगे? उत्पाद। और याद रखिएगा, यदि एक से ज्यादा अभिकारक या एक से ज्यादा उत्पाद है तो बीच में प्लस का निशान डालना है। तो हमने देखा अभिकारक दो हैं, एक तो मैग्नीशियम, दूसरा क्या है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। तो अभिकारक दो है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। तो ये कहां आएंगे? तीर के निशान के बाईं ओर। तो पहले हमने लिख दिया मैग्नीशियम, दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन गैस। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस। और बना क्या है? एक ही पदार्थ बना उत्पाद, तो सिर्फ एक है, तो इसलिए प्लस का निशान नहीं आएगा। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस ने आपस में अभिक्रिया की और इसे क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम बोलते कैसे हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, तीर के निशान बोलेंगे दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह है हमारी शब्द समीकरण। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण, जिसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या होता है रासायनिक समीकरण? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और सभी नए बनने वाले पदार्थों को उनके नामों की बजाय उनके प्रतीक और रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित करने के ढंग को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में हमने क्या किया? कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ मतलब अभिकारक या अभिक्रमक, और नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद। हमने सबसे पहले उसकी पहचान की और उनके नाम लिख दिए, उनको नामों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, वह थी शब्द समीकरण। अब हमें नाम प्रयोग नहीं करने, नाम की बजाय क्या करना है? उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के प्रतीक या फिर रासायनिक सूत्र,
उनके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के इस ढंग को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब उदाहरण देखिएगा, जैसे हमने अभी पढ़ा, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपके सामने क्या है? उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ कौन से थे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। दूसरा था वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का प्रतीक क्या है? O2। तो इसका मतलब दो अभिकारक थे, एक Mg, दूसरा क्या था? O2। और एक श्वेत रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? MgO, रासायनिक सूत्र MgO। तो ये सिर्फ एक उत्पाद है। अब हमें रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना है। मेथड वही, सबसे पहले सेंटर में तेल का निशान, उसके बाईं तरफ अभिकारक। अभिकारक दो हैं, एक Mg और एक O2। तो एक से ज्यादा हो तो पीछे प्लस का निशान, तो Mg प्लस O2 दैट गिव्स, एक ही उत्पाद है MgO, वो कहा जाएगा राइट साइड यानी कि दाईं ओर। तो ये बनेगी Mg प्लस O2 दैट गिव्स MgO। तो ये क्या बन गया हमारे पास? रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरणों के प्रकार। अब रासायनिक समीकरण जो है वह दो प्रकार की है। सबसे पहला है असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्या होता है संतुलित? असंतुलित रासायनिक समीकरण नाम से पता चलता है जिसमें संतुलन ना हो। इसका एक और नाम भी है, इसे कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। असंतुलित को इंग्लिश में बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और कंकाली कंकाल से बना है, कंकाल को स्केलेटन बोलते हैं, तो ये क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और दूसरी है संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि जिसमें संतुलन हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी दिए हुए पदार्थ के प्रतीक या रासायनिक सूत्र में उस पदार्थ में विद्यमान तत्वों और प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। कई बार हम देखते हैं हमारे सामने कोई रासायनिक समीकरण लिखी है, तो हम उस रासायनिक समीकरण में ये देखेंगे कि पहली बात उसमें कौन कौन से तत्व हैं और उसके बाद उस तत्व के कुल कितने परमाणु हैं। तो ये कैसे ज्ञात किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, या मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, आपको देखिए ZnH2O, ये दो दिख रहे हैं जैसे Zn और ये H2O। हमें सबसे पहले तत्व पहचान करना पड़ता है। तत्व कैसे पहचानते हैं? बहुत सिंपल केस है। हमें ये देखना है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर होते हैं ABCD बड़े अक्षर, और एक होते हैं स्मॉल लेटर ABCD छोटे अक्षर। यदि हमें किसी रासायनिक सूत्र में एक बड़ी ABCD वाले यानी कि कैपिटल लेटर के बाद अगला फिर कैपिटल लेटर आ जाए, इसका मतलब क्या है? वो अलग अलग तत्व है। और यदि एक कैपिटल लेटर के बाद अगला स्मॉल लेटर आ जाए तो वो पहले वाले के साथ जुड़ा है, यानी कि वो दोनों मिलकर एक तत्व बना रहे हैं। तो अब जरा देखिएगा Zn, Z कैपिटल है, N स्मॉल, यानी कि इकट्ठा है Zn। तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही तत्व है, और वो तत्व कौन सा है? हमारे पास Zn। अगला देखिए H2O। H2O में आप देख रहे हैं हमारे पास एक H है कैपिटल ABCD वाला अक्षर, उसका फिर O एक कैपिटल ABCD कैपिटल लेटर है। तो ये दो अलग अलग तत्व हैं, एक है H, दूसरा क्या है? O। इससे नीचे उदाहरण देखिए CaOH ट्वाइस। आप देख रहे हैं इसमें पहला तत्व Ca, क्योंकि ये इकट्ठा जुड़ जाएगा, पहला तत्व Ca है, अगला O कैपिटल लेटर है, फिर H कैपिटल लेटर है। तो इसमें तीन तत्व हैं Ca, O और H। आइए देखिएगा 2H2SO4 लिखा है। अब इसमें तत्व, हमें इनके सामने वालों से भी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है तत्व कौन से हैं। पहला तत्व H हाइड्रोजन, अगला तत्व S सल्फर, और उससे अगला तत्व O ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम पहले तत्व निकालते हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास किसी भी प्रतीक या रासायनिक सूत्र में सामने की तरफ क्या लिखा है। सामने की तरफ क्या लिखा है? अब इस Zn के सामने कुछ नहीं है, हम अपने आप से यहां 1 लगा देंगे। ऐसे ही H2O के सामने कुछ नहीं है, यहां पर हम 1 लगा देंगे। CaOH। अब देखिएगा एक बात और, जब ब्रैकेट है, OH के चारों तरफ ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट होती है, याद रखिएगा जब भी कहीं कहीं कोई ब्रैकेट मिलेगी तो हम ये देखेंगे ब्रैकेट के नीचे यदि 2 है तो हम इसे बोलते हैं ट्वाइस,
और ब्रैकेट के नीचे यदि 3 है तो हम इसे क्या बोलते हैं, थ्राइस। क्या बोलते हैं इसे, थ्राइस। ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट के नीचे 2 है तो ट्वाइस, 3 है तो थ्राइस। आप जरा देखिएगा, हम यहां बात कर रहे थे CA, अब OH ब्रैकेट में इकट्ठा बोलेंगे OH, ब्रैकेट के नीचे 2 है तो क्या बोलते हैं, ट्वाइस। आप देख सकते हैं ऊपर 2 ब्रैकेट के नीचे हो तो क्या बोलते हैं, ट्वाइस। तो ये क्या होगा हमारे पास, CaOH ट्वाइस। और यदि ब्रैकेट के बिना हो, अब जैसे H के नीचे 2 था तो ये H2, ब्रैकेट हो तो ट्वाइस और थ्राइस, ब्रैकेट ना हो तो 2 3। CaOH ट्वाइस, इस सारे के सामने कुछ नहीं है, यहां भी 1 लगा दिया हमने। ऐसे ही 2H2SO4 इसमें सामने लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रासायनिक सूत्र है उस समय रासायनिक सूत्र में जो सामने की तरफ अक्षर लिखा है वह उसके अणुओं को प्रदर्शित करता है, यानी कि H2SO4 के कुल 2 अणु है यहां पर। ऐसे ही CaOH ट्वाइस का 1 अणु है, H2O का 1 अणु है। इसी तरह से Zn देखें हम। अब हम यहां ये देख रहे हैं साथ में कि हमारे पास यदि 1 से ज्यादा तत्व, अब बात आएगी तत्व सिर्फ एक ही है तो यहां हम 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अणु क्योंकि यौगिकों के अणु है। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी तत्व के प्रतीक के नीचे की तरफ क्या लिखा है, यानी कि राइट हैंड साइड दाईं तरफ में नीचे की तरफ कुछ लिखा है या नहीं। अब ये Zn है, इसके राइट साइड ये हो गई इस तरफ में, नीचे की तरफ, दाईं तरफ, नीचे की तरफ, यहां पर कुछ नहीं लिखा, हम अपनी तरफ से 1 लगा देंगे। अब H2O में हर तत्व के नीचे देखना है, H के नीचे 2 लिखा है, O के नीचे नहीं लिखा, हम यहां 1 लगा देंगे। अब हम देख रहे हैं यहां Ca के नीचे 1 है, यहां ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट में पहले OH अकेला था, बाहर 2 था। अब हमने देखा Ca के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 लिख दिया, O के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लिख दिया, H के नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर 2 है। अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट कैसे ओपन होगी, ये 1 सामने वाला ऐसे कैसे, Ca के नीचे वाला 1 ऐसे कैसे, O के नीचे 1 है, ब्रैकेट के बाहर 2, अंदर गुना करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले अक्षर को अंदर गुना करेंगे तो 2 एकम 2, ऑप्शन के नीचे 1 बाहर 2 तो 1 दूनी 2, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, O2 बन जाएगा। ऐसे ही H के नीचे 1 है, ब्रैकेट के अंदर बाहर 2 तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 एकम 2 तो ये बनेगा क्या, 1 सामने, Ca के नीचे 1, O के नीचे 2, H के नीचे 2, ब्रैकेट खुल जाएगी। उसे नीचे वाला जो है हमारे पास 2H2SO4, H के नीचे 2 लिखा है, सल्फर के नीचे नहीं था, वहां 1 अपनी तरफ से लिख दिया, O के नीचे 4। अब जो ये हम किसी भी तत्व में नीचे की तरफ जो लिखते हैं, तत्व के प्रतीक के नीचे की तरफ जो हम लिखते हैं अक्षर, या नहीं लिखा होता उसकी जब 1 लिखते हैं, वो क्या बताता है, उस तत्व के परमाणु। तो Zn तत्व का 1 परमाणु, लेकिन हमें क्या निकालना है, कुल परमाणु। हमें हर तत्व के कुल परमाणु ज्ञात करना है। अब हमने देखना है क्या है, सामने की तरफ क्या अक्षर लिखा है और नीचे की तरफ क्या अक्षर लिखा है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 1 गुना में 1, तो ये क्या आएगा, उस तत्व के कुल परमाणु। तो Zn तत्व के कुल परमाणु क्या है, 1 गुना में 1 बराबर में 1। अब अगला उदाहरण देखें। अब इसमें 2 तत्व हैं H और O, तो हमें इन दोनों के परमाणु अलग अलग से निकालना है। सबसे पहले H तत्व के कुल परमाणु, इसी तरह से O तत्व के कुल परमाणु निकालने का मेथड सेम, सामने वाले अक्षर को नीचे वाले अक्षर से गुना। सबसे पहला H तत्व है, सामने क्या है 1, नीचे क्या है 2, तो इन दोनों को आपस में गुना करें, 1 गुना में 2, आंसर क्या आएगा 2, यानी कि हाइड्रोजन तत्व के कुल 2 परमाणु हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन तत्व। अब जो सामने की बात करें तो ये जो सामने वाला अक्षर है जिसे हमने अणु वाले स्थान पे है, यह है सभी तत्वों के लिए यही सेम अक्षर रहेगा। तो O के सामने भी क्या मानेंगे 1, यदि कोई और होता उसके सामने वाला भी क्या मानते 1। अब O के नीचे क्या है 1, तो 1 गुना में 1। तो याद रखिएगा जो सामने वाला अक्षर है वो सभी के लिए सेम है, तो वो हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, यदि इसके अलावा कोई और तत्व होता तो उसके लिए भी सेम। ठीक है, तो सामने वाले अक्षर को नीचे वाले अक्षर से गुना, यानी कि अणु वाले स्थान वाले अक्षर को परमाणु वाले स्थान के अक्षर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, उस तत्व के कुल परमाणु।
तो हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 1 गुना में 2 2, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 1 गुना में 1 1। अब अगला देखिए, जैसे CaOH ट्वाइस है। अब ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ती है। अब यहां 1 लिखा रहने दे, उसके बाद Ca, उसके नीचे 1। अब ब्रैकेट कैसे ओपन करनी है, ये 2 है, इस O के नीचे 1 अंदर गुना कर दोगे तो 2 एकम 2, O2 बन जाएगा। ऐसे 1 दूनी 2, S के नीचे क्या आएगा 2, ये ब्रैकेट खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट खोलने, ब्रैकेट थी, सामने 2 था, अंदर 1 1, तो अंदर गुना करते रहेंगे, 2 एकम 2, नीचे को नीचे गुना करके वही नीचे लिखते रहेंगे, ऐसे 1 दूनी 2। अब परमाणु निकालेंगे। हम देख रहे हैं यहां पर इस यौगिक में 3 तत्व हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले कैल्शियम तत्व के कुल परमाणु कैसे करेंगे, सामने वाले को नीचे 1 गुना में 1 1। O तत्व के कुल परमाणु सामने 1 नीचे 2, 1 गुना में 2 2। हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 1 गुना में 2 2। तो ये हो गया हमारे पास CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 3 तत्व हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उनके परमाणु, कुल परमाणु। अब हमारे पास H2SO4 के 2 अणु हैं। अब इसमें 3 तत्व हैं, H, S और O। तो पहले हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु, सामने कितना है 2, नीचे क्या है 2, 2 2 4। अगला है S तत्व के कुल परमाणु, 2 गुना में 1 2। O तत्व के कुल परमाणु 2 गुना में 4, आंसर क्या आएगा 8। इस प्रकार हमारे पास कोई भी रासायनिक समीकरण है, उसमें हमें जितने भी जो भी यौगिक या जो भी प्रतीक दिख रहे हैं, हम सबसे पहले उसमें तत्वों की पहचान करेंगे और फिर उसके बाद उस तत्व के कुल परमाणु ज्ञात करेंगे। अभी हमने देखा किसी रासायनिक समीकरण में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं और उसके बाद उन तत्वों के कुल परमाणु की संख्या ज्ञात की। यह क्यों ज्ञात की है, इसका क्या मोटिव है, हमारा क्या मकसद है। तो देखिएगा, हमने अभी पढ़ा था रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती हैं। एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसका दूसरा नाम कंकाली रासायनिक समीकरण था, और दूसरी है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होती है असंतुलित और क्या होती है संतुलित, ध्यान से देखिएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर नहीं होती। कोई रासायनिक समीकरण हमारे सामने है, हम उसमें भिन्न भिन्न तत्व पहचान करेंगे और तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। यदि वो दोनं तरफ बराबर नहीं होती तो ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे मैं यहां पर आपको बात करता हूं N2 + H2 दैट इज NH3। तो आप इस रासायनिक समीकरण में देखिएगा, पहली बात, ये तीर का निशान है, इसके दोनों तरफ कौन कौन से तत्व हैं। इधर पहला तत्व N, दूसरा है H, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दूसरी तरफ भी वही तत्व मिलेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब हम कुल परमाणु देखेंगे। अब नाइट्रोजन तत्व के कुल परमाणु क्या है, आप जानते हैं, सामने वाले अक्षर को नीचे गुना करो, 1 गुना में 2 2। तो बाईं तरफ कुल परमाणु कितने हैं नाइट्रोजन के, 2 एकम 2। दाईं तरफ सामने कुछ नहीं है, 1 नीचे 1 1 एकम 1। तो बाईं तरफ नाइट्रोजन तत्व के कुल 2 परमाणु हैं, जबकि दाईं तरफ कितना है, सिर्फ 1 परमाणु, बराबर नहीं है। अब हम हाइड्रोजन देखें। हाइड्रोजन के कुल परमाणु क्या है, 1 गुना में 2 2, और यहां क्या है हाइड्रोजन के कुल परमाणु 1 गुना में 3 3। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के कुल परमाणु एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, बाईं तरफ 2, दाईं तरफ 1, और हाइड्रोजन के कुल परमाणु, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ 3। यदि किसी कोई भी तत्व ले ले, बाई चांस एक तत्व के परमाणु बराबर हो लेकिन दूसरे के बराबर नहीं है, तो यदि किसी रासायनिक समीकरण में किसी भी एक तत्व के भी कुल परमाणु की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर ना हो तो वह समीकरण कैसी है, असंतुलित। कैसी है, असंतुलित। इसका मतलब ये कैसे रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
या इसका दूसरा नाम क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मीन संतुलन, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर होती है। मतलब हमने कोई रासायनिक समीकरण ली, उसमें पहले तत्व पहचान करें और उन तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों तरफ चेक की। यदि दोनों तरफ कुल परमाणु की संख्या बिल्कुल बराबर है तो वैसे रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने लिया 2H2 + O2 दैट इज 2H2O। सबसे पहले यहां तत्व देखें तो बाईं तरफ कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दाईं तरफ भी कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहली बात, दोनों साइड सेम तत्व होने चाहिए। अब कुल परमाणु, बाईं तरफ हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 2 × 2 = 4 यानी कि 2 दूनी 4, और दाईं तरफ हाइड्रोजन के कुल परमाणु 2 दूनी 4 बराबर है। अब ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु सामने कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, 1 × 2 = 2, और इधर ऑक्सीजन के कुल परमाणु सामने 2 है, नीचे कुछ नहीं है 1, तो 2 × 2। आपने देखा इस रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु की संख्या बाईं ओर कितनी है, 2 दूनी 4, और दाईं ओर कितनी है, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु संख्या 1 दूनी 2 बाईं ओर और 2 × 2 दाईं ओर। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों तत्वों के कुल परमाणु की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण कैसे है, संतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार यह है असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। आज की हमारे वीडियो में हम इतने ही टॉपिक करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दी गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो you can share my video, comment my video, and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Karda.